नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। शिक्षा संवर्धन के कार्य हेतु निरंतर राष्ट्रव्यापी प्रवास, देश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने वाली संस्थाओं और विद्वानों को मंच पर लाने के लिए निरंतर यत्नशील। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के आद्य संस्थापकों में से एक, शिक्षा संस्कृति उत्थानन्यास के संस्थापक सह सचिव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्र सह संगठन मंत्री, लेखक, संपादक व प्रकाशक भी। संपादन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु साहित्य मंडल द्वारा उपाधि पत्र। शिक्षा संस्कृति उत्थानन्यास के द्वारा देश भर में 3000 से अधिक संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के आयोजन में नेतृत्व। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पर 400 से अधिक कार्यशालाओं में मार्गदर्शन। भारतीय भाषा मंच एवं भारतीय भाषा अभियान के गठन के सूत्रधार। वर्ष 2015 में अमेरिका प्रवास के दौरान विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर। वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति के सदस्य। वर्ष 2016 में मॉरिशस में विश्व हिंदू सचिवालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। वर्ष 2018 में विश्व हिंदू सम्मेलन मॉरिशस में सहभागिता। तो आज हमारे साथ वही खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है श्री अतुल कोठारी जी, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थानन्यास के राष्ट्रीय सचिव है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि नई शिक्षा नीति के पूरे 1 वर्ष हो रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के साथ ही अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति को लेकर क्या लगता है कि इसमें कितनी कुछ उपलब्धियां हो गई हैं, कितना कुछ रह गया और क्या कुछ कमियां रह गई हैं जिनको अभी आगे पूरा करना है? मेरा पहला आपसे निवेदन है कि इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहिए या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहिए, क्योंकि शिक्षा नीति का नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को हुई थी और इस शिक्षा नीति में एक समग्रता की दृष्टि है, एक शिक्षा नीति में भारतीय दृष्टि है, ये विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नीति है। इस नीति में हमारे प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान का भी समावेश किया गया है। इस नीति में सिद्धांत के साथ व्यवहारिकता यानी वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इसकी भी बातें कही गई है। साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, संस्कारों की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा, ये सब बातें भी समावेश किया गया है। इस दृष्टि से ये स्वतंत्र भारत की पहली भारत केंद्रित नीति मानी जाएगी और इसलिए देश भर में इसका स्वागत किया गया है। और इस नीति घोषित हुई तब कोरोना शुरू हो गया था देश में, परंतु हमारे शिक्षा जगत के लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से और कई अलग अलग प्रकार से प्रयास करके काफी अच्छा विमर्श चर्चा प्रारंभ की थी देश में। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अचानक आई और बड़ी भयानक थी, तो उस कारण से फिर से ये काम ठप हो गया था और उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई। तो फिर से ये काम धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसको बहुत गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि नीति लोग पढ़े समझे, क्योंकि इस नीति में बहुत सारे नए आयाम, नई बातें, एक प्रकार से समग्र परिवर्तन की बात है। और जब तक हमारे शिक्षा जगत के लोग, विशेष करके शिक्षक, शिक्षाविद, ये नीति को अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तभी इसके क्रियान्वयन की बात आगे बढ़ सकती है। इस दृष्टि से इस नीति को समग्रता की दृष्टि से और उसके विभिन्न आयामों पर देश में विमर्श को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और फिर इसके क्रियान्वयन की बात प्रारंभ आगे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा जैसे कि दूसरा प्रश्न आपसे है कि जो अभी जितने भी राज्य की
अगर हम स्कूली स्तर पे बात करें अभी, तो जितने भी राजकीय विद्यालय हैं वहाँ लोग अपने बच्चों को, या बच्चे एक लालच बोल लें, या माता पिता का एक वो रहता था कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो उन्हें मिड डे मील मिलेगा। मिड डे मील मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका जो खाने की आपूर्ति है वो स्कूलों में जाकर पूरी हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है और कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है कि बच्चे स्कूल जाएं, उन्हें कुछ खाने के लिए मिले, और खाने में बहुत सारे उसमें पौष्टिक आहार भी मिलते थे जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। लेकिन घर पे रह के वो राजकीय विद्यालय वाले लोग उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि वो अपने बच्चों को घर में उस तरह का आहार दें। तो ऑनलाइन शिक्षा होने से इतनी सारी कमियां आ रही हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत सही बात है आपकी, लेकिन जो आज हमारे सामने परिस्थिति है, जिस प्रकार की कोरोना की चुनौती हमारे सामने है, उसमें हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा ही कुछ मात्रा में शिक्षा देश में चल रही है। तो इसको हमने, इसकी जो जो कमियां हैं और उसके कारण से जो जो समस्याएं आ रही है, उसके समाधान की दिशा में हम लोगों ने विचार करना चाहिए। सरकारी स्तर पर जो आवश्यक है वो सरकार करे, और शैक्षिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर आवश्यक है वो हम लोग सब मिलकर करें। क्योंकि कोई भी एक नई व्यवस्था जब आती है तो उसमें क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन में समस्या तो आती है। एकदम नई व्यवस्था यथावत स्थापित नहीं हो सकती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन हमारे सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। तो इसको, अगर इस व्यवस्था को हम ठीक कर लेते हैं तो ये एक बड़ा अवसर होगा हमारे देश के लिए। तो इसका भी हमने साथ साथ विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ समय की समस्या है, लेकिन भविष्य के लिए हमारे एक बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। जी। तो अभी हमने शिक्षा, ये राजकीय शिक्षा के बारे में बात किया। अब अगर हम इसी पे आगे चलते हैं तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा मतलब पोल्यूशन को लेके ये सब में तो बस का किया गया, ऑड इवन कर दिया गया, दिल्ली सरकार ने कर दिया। अगर इसी तरह से इस चीज को अगर दिमाग में रखते हुए जो हमारी ये शिक्षा है, इसको भी लगभग एक क्लास में 50 से 55 बच्चे रहते हैं, तो अगर हमें स्कूल जाके, क्योंकि एक तरह से ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल में जाना एक बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा में बहुत सारी लोग नहीं करा पा रहे हैं, कहीं कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो अगर हम ऑड इवन के अकॉर्डिंग, रोल नंबर को ऑड इवन करके बच्चों को उस हिसाब से स्कूल भेजते हैं, तो शायद हम ढंग से एक शिक्षा उनको दे पाएंगे बच्चों को स्कूल जाने का। इसमें क्या रहेगा कि एक दिन 25 बच्चे गए, एक दिन 25 बच्चे गए, स्कूल जाके क्लास भी अटेंड कर लेंगे, और कहीं ना कहीं मतलब वो कमी नहीं रह जाएगी जो जो लोग घर पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है कि अभी कई राज्यों में विद्यालय में प्रारंभ हो रहा है कार्य जी। और आपके संज्ञान में होगा भी, कुछ एक सप्ताह पहले ICMR ने भी कहा था कि छोटे बच्चे के विद्यालय पहले प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है छोटे बच्चों में, इससे उनको कोरोना के प्रभाव की संभावना कम रहती है। तो नंबर ये एक बात है। नंबर 2 ये बात है कि हमारे बच्चे पिछले 1.5 साल से लगभग घर में बंद हैं और प्रत्यक्ष शिक्षण बंद है। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि प्रत्यक्ष शिक्षण जो है उनका ऑनलाइन विकल्प नहीं हो सकता। ऑनलाइन एजुकेशन एक उनको सहयोगी के रूप में हो सकता है, परंतु प्रत्यक्ष शिक्षण का विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चे जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और विद्यालयों में नहीं जाएंगे, खेल के मैदानों में नहीं जाएंगे, बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक वो बच्चे नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये 1.5 साल से हमारी शिक्षा बंद है, परीक्षाएं बंद है, तो अभी समय आया है कि धीरे धीरे उनको शुरू करना चाहिए ग्रेजुअली। और इसमें जो हायर एजुकेशन पर हमने दिया था सुझाव, विद्यालय स्तर पर इसका अलग विचार करना पड़ेगा। कि हमने हायर एजुकेशन लेवल पर कहा था कि भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा है वो भी क्रियान्वित हो सकती है,
कोरोना की जो चुनौती है और उसके जो कोरोना के कारण हमको जो सावधानी रखनी है वो भी हो सकता है, और साथ साथ हमारा शिक्षण भी ठीक ढंग से शुरू हो सकता है। तो उसमें हमने कहा था कि 2 दिन ऑनलाइन, 2 दिन प्रत्यक्ष शिक्षण और 1 दिन बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क प्रैक्टिकल कार्य दिया जाए। तो वो बच्चे एक क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं आज, उसकी तुलना में लगभग बच्चे 40%, 100% उपस्थित हो तब 40% आएंगे। ये होता नहीं है, 30-35% बच्चे क्लास में आएंगे। तो 100 बच्चे जहां बैठते हैं वहां 35% बच्चे बैठेंगे। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो सावधानी रखनी है, वो अपने आप 2 गज की दूरी हो जाएगी। और इस कारण से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में बच्चों का भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी, रास्ते पर भी इतना ट्रैफिक कम होगा और सुचारू रूप से शिक्षण भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्यालय शिक्षा में हम दूसरा विकल्प सोचते हैं कि भाई, जैसे आपने कहा कि एक कक्षा में 40-50 बच्चे हैं, तो बच्चे एक दिन छोड़कर एक दिन आए शुरू में, ये भी हो सकता है। दूसरा, जहां एक ही पारी चल रही है, जैसे मान लो कई जगह पर विद्यालय, सरकारी विद्यालय 8 से 12 1 बजे तक चलते हैं, तो वहां 2 पारी कर सकते हैं कि सुबह और आफ्टरनून दोनों। तो इस प्रकार के सारे विकल्पों पर हमने विचार करना चाहिए और बच्चों को विद्यालयों में, स्कूलों में जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास हमने करना चाहिए जी, ये बहुत आवश्यक कार्य है। अभी जैसे हमने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा और उनको कितनी जल्दी स्कूलों में लाना है, उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है, इस पे बात की। साथ ही अगर हम बात करें कि जैसे कि कोरोना महामारी में हमने देखा है कि पर्यावरण शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के साथ सह संबंध का अभाव भी ऐसी प्रकृति की आपदाओं का कारण है। तो नई शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा की कितनी आवश्यकता मानी जा रही है? नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण का भली भांति समावेश किया गया है। पर्यावरण शिक्षण की बात कही गई है, बहुत आग्रहपूर्वक कही गई है। इसलिए पर्यावरण शिक्षण तो हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। और 2003 में जो एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके कारण केजी से पीजी तक अनिवार्य है पर्यावरण शिक्षण। लेकिन उनके पर्यावरण शिक्षण देने के तरीके पर विचार करने की जरूरत है। अभी क्या है कि सिर्फ हम सैद्धांतिक पर्यावरण पढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जिन्होंने पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी कर लिया, वो प्लास्टिक के कप में गर्मा गर्म चाय पीते हुए आप उनको देख सकते हैं। तो पर्यावरण में पीएचडी तो कर लिया, लेकिन पर्यावरण उनके जीवन में नहीं आया, व्यवहार में नहीं आया। तो इसलिए पर्यावरण का विषय अधिक मात्रा में प्रैक्टिकल विषय है और विद्यालयों स्तर पर, स्कूल स्तर पर तो बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल होना चाहिए। हायर एजुकेशन में फिर उनको एक सैद्धांतिक रूप अधिक दे सकते हैं। तो बच्चों के जीवन में व्यवहारिक बातें आ गई, हमने अनुभव किया है, हमने कई विद्यालयों में काम किया। ये चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, संस्कारों की शिक्षा, पर्यावरण, इन सब पर हमने बहुत समग्रता से काम किया है। तो जिन विद्यालयों में काम किया, वहां आप अनुभव कर सकते हैं कि उन विद्यालय में पहले प्रयोग शुरू किए कि बच्चे खाना लेकर आते हैं तो यूज एंड थ्रो, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ऐसी कोई चीज का उपयोग नहीं करते। आज हाथ धोने के लिए हम बहुत प्रचार कर रहे हैं और कोरोना में भी हमने 10 साल पहले से शुरू किया है कि बच्चे भोजन करें तो पहले साबुन से हाथ धोए अच्छी तरह, भोजन के बाद भी साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए। ये विद्यालय में व्यवस्था की जाती है। पक्षियों को दाना पानी डालने की व्यवस्था उस विद्यालय में की जाती है। तो ऐसी अनेक बातें विद्यालय में प्रयोग किए गए। जब विद्यालय में प्रयोग किए गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन घरों में भी बातें शुरू हो गई। जैसे उस विद्यालयों में जो बच्चे थे, उनके घर में भी पक्षियों को दाना पानी डालना प्रारंभ हो गया। और उन बच्चे और शिक्षक, जब पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस आदि आदि दिवस होते हैं, तब रद्दी की बैग बनाते हैं शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर, और उस समाज में रैली निकालकर दुकान दुकान पर जाकर 2-2 बैग भेंट देते हैं। एक पर्यावरण का हमारा पत्रक है वो देते हैं और कहते हैं कि आप यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक मत उपयोग करिए। हर महीने जो जहां गंदगी ज्यादा है, ऐसी जगह पर बच्चे और शिक्षक सब जाते हैं और सफाई काम करते हैं। तो बच्चे अगर
विद्यालय में आज सही शिक्षाएं दी जाए, पर्यावरण की हो, चरित्र निर्माण की हो, संस्कार की हो, बात एक ही है, शब्द अलग अलग है, तो बच्चे घर को भी बदलेंगे, समाज को भी बदलेंगे। बिल्कुल। और हमारे यहाँ शिक्षा के 3 केंद्र प्रमुख माने गए हैं, एक घर परिवार, दूसरा विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय और तीसरा समाज। ये तीनों स्तर पर बदलाव प्रारंभ हो सकता है, ये हमारा व्यवहारिक प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इस दृष्टि से पर्यावरण शिक्षा तो है, पाठ्यक्रम तो है, पुस्तक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि इसमें जो देने की आवश्यकता है वो बदलाव करने की आवश्यकता है। जी। साथ साथ एक प्रश्न आता है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन में ये सब बंद हो जाता है, ठीक बात है, जिस मात्रा में प्रत्यक्ष हो सकता है उस प्रकार नहीं हो सकता है, लेकिन हमने प्रयोग किए। हमने बच्चों के, मुझे लगता है लगभग 1.5 महीना हो गया, हमने बच्चों का एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया था। तो 4200 से ज्यादा बच्चों ने इसमें पंजीयन किया था, पार्टिसिपेट किया। और हमने कहा था जिन बच्चों को प्रश्न है वो पहले से प्रश्न भेजे लिखित रूप में। तो 2000 से अधिक बच्चों ने लिखित में प्रश्न भेजे थे। और फिर उसका हमने 12 प्रकार के प्रश्न बनाए और उन बच्चों को प्रत्यक्ष पूछने का अधिकार दिया और उसके उत्तर भी दिए गए। और फिर कोरोना काल में घर में बैठे हुए बच्चे शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, अपने विकास की दृष्टि से क्या क्या बातें कर सकते हैं, इस प्रकार का सारा एक हमने पेपर तैयार किया था और सारे बच्चों को हमने ऑनलाइन भेजा हो। तो ये सारी बातें ऑनलाइन एजुकेशन भी कुछ मात्रा में तो हम कर सकते हैं, बस आवश्यक है प्रयास करने की। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने ऑनलाइन सर्वे किया, उसमें बच्चों के क्वेश्चंस आए, बच्चों ने आपने उन बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर दिया और कोशिश की कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसको पूरा करने की। अगर इसी ऑनलाइन की बात करें तो मैंने कई जगह देखा कि बच्चों को, जैसे एक उड़ीसा का ले लेते हैं, उड़ीसा में एक सर्वे किया गया, तो उसका जो उड़ीसा का डाटा है वहां पे निकला कि मतलब जो 40% लोग हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि कभी नेटवर्क दिक्कत आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं पे लोग इतने ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिला पाए। उड़ीसा ही नहीं बल्कि ये ऑनलाइन शिक्षा की ये जो कमी है ये पूरे देश में कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे हिली एरियाज है जो डेवलप नहीं है, जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या फिर जो आदमी खुद खा नहीं सकता है, उसके घर में 4 बच्चे हैं, एक ही फोन है अगर है शिक्षा के लिए, और चारों बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन वो क्योंकि उनके पास इतना अभाव है पैसे का कि वो नहीं पढ़ा पा रहे, या कहीं नेटवर्क इशू है तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो मतलब अगर हम इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो कहाँ तक ये चीज मतलब आगे चल के कारगर साबित होगी कि अगर नहीं, क्योंकि अब हमें इस न्यू नॉर्मल के साथ ही जीना है हमेशा, एक वो हो गया है। तो अगर कल नहीं होता है कि हमें ऑनलाइन शिक्षा लेनी है तो ये कितना कारगर रहेगा आगे तक के लिए, या जिनके पास नहीं है, जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, तो उनके या तो सुविधा प्राप्त कराई जाएंगी, अगर नहीं कराई जाएंगी तो शायद उनकी पढ़ाई वहीं रह जाएगी, क्योंकि हर कोई इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, इसमें कुछ व्यवस्थाएं हमने खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे कम्युनिटी रेडियो है, इसके माध्यम से भी कुछ बातें हो सकती है, दूरदर्शन के माध्यम से हो सकता है। दूसरा ये करना चाहिए कि जैसे एक 5-6 गांव आसपास के हैं, वहां जो बड़ा कस्बा है वहां पंचायत भवन रहता है, कम्युनिटी सेंटर रहता है, ऐसे स्थान पर कुछ कंप्यूटर रखकर वो आसपास के बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा, कोई एक विकल्प से काम नहीं चलेगा। तो क्या है कि वहां मान लो एक 10-20 कंप्यूटर रख दिए तो 5-10 गांवों के सारे बच्चे क्रमबद्ध रूप से अपना अपना जब क्लासेस होगी तो वहां पढ़ाई के लिए आएंगे और फिर वापस घर जाएंगे। तो इसको कोई खर्च नहीं होगा उन बच्चों को इसके लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था कुछ सरकारों के माध्यम से, कुछ सामाजिक स्तर पर इसका विचार करना पड़ेगा। जैसे उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन है, तो यूनिवर्सिटी स्तर पर जैसे एक कॉलेज में हमने चर्चा की कि लड़कियों का कॉलेज था, आपने मैंने कहा कितनी लड़कियां आपके यहाँ, तो लगभग 2000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ाई करती थी। और बात हुई कितनी लड़कियों को मोबाइल या इसकी कठिनाई है
एंड्रॉयड मोबाइल नहीं लग सकते हैं, मुश्किल है, गरीब है। तो उन्होंने कहा लगभग 250 आसपास ऐसी लड़कियां हैं। तो मैंने कहा 250 लड़कियों के लिए हम व्यवस्था कुछ नहीं कर सकते क्या? मैंने आपका कॉलेज का जो ट्रस्ट है उनसे हम निवेदन करें, जो सक्षम बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सभी को निवेदन करें, और कुछ हम लोग भी करें। ऐसे मिलाकर 250 मोबाइल की व्यवस्था करना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। और वो प्रयास किया और व्यवस्था धीरे धीरे हो गई। तो कुछ बातें समाज में, शिक्षा जगत में भी संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, और सरकार स्तर पर भी व्यवस्था करने की जरूरत है। ये दोनों प्रकार से व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम सारी व्यवस्था साल 2 साल में खड़ी कर पाएंगे। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जैसे घर में अगर अभाव हो रहा है तो उसके लिए एक ग्रुप में टेलीविजन लगा के उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए मतलब ये बहुत अच्छी एक वो स्टार्टअप है जो किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो उस घर के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके माता पिता को इसके लिए सहमत करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो स्कूल भेजने में मतलब जो लोग नहीं, जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है जिनके, तो वो स्कूल भेजने में इतना ज्यादा वो करते हैं, तो वो इस तरह के ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कि वो एक जगह कहीं भेजें अपने बच्चों को और वहां पे पढ़ाएं, तो इसके लिए पहले हमें उनका किसी तरह दिमागी विकास करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे? मतलब ये तो सोच लिया गया है कि हम एक जगह पे रख के ऐसे करेंगे कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण हो, लेकिन उसके पहले जो सबसे मेन है वो उनके माता पिता का थोड़ा शिक्षा दिमाग का विकास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सही बात है आपकी। इसलिए एक तो लोगों में जागरूकता लाने का हमने प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ के जो उस गांव के सरपंच हो गए, प्रमुख लोग हो गए, शिक्षक होंगे, इनकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण बनती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उनको जब वो शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण लेने आएंगे तो वहाँ उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो आज मध्याह्न भोजन बंद हो गया है तो काफी उनको कठिनाई है बच्चों को, तो वहां उनको भोजन भी प्राप्त होगा, तो ये भी एक उनको थोड़ा आकर्षण रहेगा। तो ऐसे थोड़े रास्ते हमने निकालने पड़ेंगे कि लोगों में एक आकर्षण चाहिए उनको भी, क्योंकि बच्चे को घर में खाने पीने की कठिनाई है। आज वैसे भी कोरोना कारण जो व्यवसाय रोजगार में बहुत कठिनाई है, तो काफी स्थिति खराब हो गई है ऐसे लोगों की सबकी। तो इस तरह से उनको साथ साथ ये भी एक आकर्षण रहे तो फिर बच्चे आने में एक आसानी होगी। तो समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, उनको थोड़ा ये दायित्व लेना चाहिए कि उन लोगों को समझाएं और साथ साथ उनकी व्यवस्था भी ठीक हो जाए। ये दोनों बात हो जाएगी तो फिर ये सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश में लड़कियों का, जितनी भी महिलाएं लड़कियों का, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के विकास के लिए। आजकल ओलंपिक्स में ही देख लीजिए, सारे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो ये जो शिक्षा ऑनलाइन हो गई है ना, तो इसकी वजह से लड़कियों के साथ क्या हुआ है कि जैसे अब कॉलेज की लड़कियां हैं, कॉलेज जा रही हैं और अचानक से ऐसी स्थिति आ गई, किसी को नहीं पता था कि इतनी भयावह महामारी आ जाएगी, लेकिन आ गई। तो उसमें लड़कियों को अब घर बिठा दिया गया। ऑनलाइन शिक्षा का कुछ वो नहीं है, कॉलेज जा नहीं पा रही है, घर बैठी है, तो अब घर वाले सोचते हैं कि पढ़ाई तो है नहीं, तो चलो शादी करवा देते हैं, क्योंकि घर वालों के पास एक यही विकल्प बचता है कि शादी करवा दें और पढ़ाई तो अब होती रहेगी। वो तो नॉर्मल भी वो लोग सोचते ही हैं, कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी है अभी भी हमारे देश में कि लड़कियां पहले पढ़ाई करवा देते हैं, पहले शादी करवा देते हैं, फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी करती रहेंगी। इसमें कहीं ना कहीं लड़कियां अपनी पढ़ाई से बैकआउट हो जाती है, वो करना कुछ चाहती हैं अपने जीवन में, लेकिन अब इस वजह से उनका बैकआउट हो गया है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है, घर पे शादी कर दी जा रही है। और उसी लड़कियों के साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको बैकआउट करना पड़ गया अपनी पढ़ाई को लेके। तो ये ऑनलाइन शिक्षा कितनी ज्यादा कारगर रहेगी, मतलब आगे तक की लड़कियों का अगर भविष्य देखें या और भी बच्चों का भविष्य देखें, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए प्रश्न नहीं है, ये सबके बच्चों के लिए प्रश्न है। क्योंकि अभी परिस्थिति में बहुत बदलाव है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी 2-3 दिन पहले गया था, तो एक कार्यक्रम में मैंने पूछा उनको
तो क्या हमारे यहाँ जितना एडमिशन है उसमें 60% लड़कियां हैं। जी। तो अभी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ऐसे कॉलेजों में भी लड़कियों की पर्याप्त संख्याएं जाने लगी। तो अभी ये जमाना चला गया कि लड़कियां इसलिए पढ़ाई नहीं कराना, नहीं करना, ये ठीक है, कुछ बहुत इंटीरियर में कुछ बातें हो सकती है, लेकिन वो काफी कम हो गई है अभी। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन का आगे की दृष्टि से हम विचार करें तो इसमें लड़कियों के लिए संभावनाएं बढ़ती है। आज हमारे गांवों में कई परिवार ऐसे हैं कि लड़कियों को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति सामाजिक है उसमें उनको डर लगता है कि लड़की घर से दूर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, कई प्रकार की बातें हैं। तो इस कारण से ऐसी लड़कियों को अगर ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे मिले तो शायद वो पढ़ पाए। तो ये भी एक अवसर के रूप में भी इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा देश हमारा है और जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया बहुत बड़ा है, पर्वतीय विस्तार है, सब प्रकार की बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में सब जगह न कॉलेज पहुंच सकते हैं, न वो बच्चे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे समय में अगर उनको एडमिशन दिया जाए और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उनकी पढ़ाई हो सकती है, तो शायद जो लड़के लड़कियां नहीं पढ़ पा रहे आज वो पढ़ भी पाए। और ये भी हो सकता है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन होता है तो कई बार नहीं पढ़ने का एक और कारण भी आर्थिक स्थिति भी होती है। तो जब वो बच्चे घर में ही रहेंगे, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो जो घर परिवार का काम है वो भी करते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई भी साथ साथ उनकी होती रहेगी और वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये अवसर भी है। कुछ ऑनलाइन एजुकेशन की मर्यादाएं, कमियां हैं, जरूर उनको स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि प्रत्यक्ष शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ जो विशेषताएं है उसको भी हमने संज्ञान में लेकर अगर ठीक ढंग से प्रयास करेंगे तो इसका लाभ भी हमको हो सकता है। जी। अब जैसे कि अभी आपने बताया कि घर पे पढ़ाई भी कर लेंगे, घर पे रह के ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, एक टाइम पे था कि 10th और 12th जो होता था वो बहुत ज्यादा मायने रखता था हमारी शिक्षा के लिए। इसी के आधार पर हम आगे की शिक्षा करते थे। हमें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए हमारे लिए स्कूली शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो 10th, अब क्या हो गया है कि जो 10th का रिजल्ट है वो 10th और 12th वालों को पास कर दिया गया और 12th को 11th को 10th के बेसिस के आधार पे 11th में आगे बढ़ा दिया गया। 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि 11th से हमारी एकदम स्ट्रीम बदल जाती थी और वही हमें आगे के लिए कि हमें आगे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, वो 11th की स्ट्रीम से ही कहीं ना कहीं हमारा कनेक्टेड रहता था। लेकिन अब क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति आ गई है और ये ऑनलाइन का जो ये दौर चल रहा है, इसमें हमारी पढ़ाई ऑनलाइन होती रहेगी और रिजल्ट्स ऐसे ही अगर आते रहेंगे तो कैसे हम आगे के लिए अपना एक मतलब भविष्य तैयार कर पाएंगे कि नहीं हम हमारा तो, क्योंकि ऐसे तो हर कोई पास हो जा रहा है, मतलब ठीक है क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है तो अब होना ही है और कोई इसका विकल्प नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये कि हम तो बहुत पढ़ाई करते थे और वो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है और दोनों का ही सेम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें घर कर जाती हैं। तो इस पर मतलब आपकी क्या विचार है? देखिए, ये संकट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने विकल्प ढूंढने पड़ेंगे जी। क्योंकि मैंने बहुत जगह ये बात कही कि जब बच्चे 1.5 साल से पढ़ाई बंद है, कुछ मात्रा में ऑनलाइन हो रही है, बाकी पढ़ाई बंद है और परीक्षाएं नहीं हो रही है। जो बच्चे पहले तो 9वीं तक 9th तक परीक्षा नहीं थी, तो जो बच्चे लास्ट ईयर 10th में होंगे तो वो 9th तक उन्होंने परीक्षा बिना परीक्षा पास हुए हैं। 10th में उनकी परीक्षा हुई नहीं बोर्ड की। 11th में इस साल आया है तो इस साल भी परीक्षा उनकी नहीं हुई और अभी वो 12th में आ गए, तो अगले साल उनको सीधे 12th की परीक्षा देनी पड़ेगी, 12वीं की बोर्ड की, तो बहुत कठिन जाएगा उनके बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ा संकट है और लोगों को इसकी गंभीरता विचार करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
कि जो कोरोना में आर्थिक नुकसान हुआ है हमको, उसकी गिनती हो सकती है कि भाई इतने करोड़ बेरोजगार हुए, इतने लोगों की नौकरी चली गई, इतने लाख करोड़ का नुकसान देश का हो गया, ये सब कैलकुलेशन हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा में कितना नुकसान हो गया इसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, वो तो अनुभव कर सकते हैं। मैं स्वयं आपको बताऊं कि 1 साल हमारी परीक्षा नहीं हुई थी इसी प्रकार के कारण से। जीवन भर इसका भुगतान आज हमको करना पड़ रहा है, अनुभव कर रहा हूं मैं। तो आज समझ में नहीं आता है बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी शायद कि परीक्षा नहीं होने से कितना बड़ा परिणाम, क्योंकि हमारे यहाँ तो परीक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा यानी परीक्षा, तो परीक्षा नहीं है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो ऐसे समय में मैंने एक सुझाव कई जगह पर दिया है कि परीक्षा बंद है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम मूल्यांकन कर सकते हैं सारे बच्चों का क्या। जैसे हम लोगों ने सहशैक्षिक गतिविधियां, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हमने चार्ट तैयार किए कि बच्चों का घर बैठे मूल्यांकन करना। तो 3 प्रकार से हमने उसमें किए चार्ट। एक, बच्चे अपना स्वयं मूल्यांकन करें, उनके अभिभावक उनका मूल्यांकन करें और उनके शिक्षक उनका मूल्यांकन करें। ये तीनों को मिलाकर एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन, समग्र मूल्यांकन की बात कही है, वो भी बात हो सकती है। बस इसमें अभी एक बात जोड़नी है कि विषयों की बात है, उसमें जोड़ देंगे। जब मूल्यांकन की बात और ये शुरू हो जाएगी और घर में उनके लिए साहित्य जाएगा तो बच्चे भी जागरूक हो जाएंगे, अभिभावक भी जागरूक हो जाएंगे, फिर से किताबें खुलने लगेगी। तो ये हमने करने की आवश्यकता है। और कोरोना काल में एक नया दृष्टि लाने की जरूरत है कि घर ही विद्यालय है हमारा, घर ही हमारा स्कूल है। तो जो आज हमारी शिक्षा में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो पेरेंट्स, अभिभावक की सहभागिता बहुत कम दिखती है, वो भी इसमें अच्छी तरह से बढ़ सकती है। और पेरेंट्स और अभिभावक जागरूक हो गए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि बच्चे विद्यालय में तो, महाविद्यालय में तो 4-5 घंटे होते हैं, बाकी तो 18 घंटे घर में ही होते हैं, परिवार के साथ ही होते हैं। तो घर में भी एक शिक्षा का, पढ़ाई का एक वातावरण हो जाए, वही घर इस विद्यालय का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत लंबे समय में हमारे यहाँ अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन शैक्षिक दृष्टि से आ सकता है जी। तो ये 2 बातें अगर करेंगे कि एक तो परीक्षा न हो तो भी कोई बात नहीं, और वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अपने सभी बच्चों का मूल्यांकन करे, और घर में एक विद्यालय की प्रवृत्ति, एक्टिविटीज कैसे बढ़े, उसमें उनके अभिभावकों को भी सहभागिता करते हुए घर में भी पढ़ाई बच्चों की जारी रहे। ये 2 प्रयास अगर ठीक ढंग से हम लोग करेंगे तो इस चुनौती को भी तो हम जरूर पार पाड़ लेंगे, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा अवसर भी उपलब्ध हो सकता है। तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू नॉर्मल के साथ हो पाएगी या नहीं? अगर नहीं हो पाएगी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को न्यू नॉर्मल के साथ हम लेकर चलेंगे, ये हमें अपनी सोच में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा, उसको भी हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाले बच्चों के पर भी काम करना पड़ेगा। सिस्टम को इतना डिसिप्लिन बनाना होगा जिससे कि एजुकेशन हैम्पर नहीं हो पाए। जैसे कि अभी पूरे विश्व में 170 कंट्रीज़ में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो भारत कहाँ पीछे रह रहा है? क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि कब स्कूल खुलेंगे और कब हम फिर से पढ़ाई करने स्कूल जा पाएंगे?